नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने यात्रा से संबंधित बैठक भी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही धाम की यात्रा पर पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यात्रियों को अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए भी कहा है, ताकि दर्शन करने में किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो। क्योंकि बड़ा 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेज़ी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है, जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं। और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा हो। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आपदा के बाद से केदारपुरी को तेजी से संवारने का काम किया गया है। धाम में हुए कार्यों के बाद ही भक्तों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिस कारण स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। हर साल केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। इस साल अभी तक 9,40,000 के करीब तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि डीएम मयूर दीक्षित ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारपुरी में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन निर्माण कार्यों को इसी साल पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा है कि द्वितीय चरण के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद तृतीय चरण के निर्माण कार्य किए जाएंगे। में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है, यात्रियों के लिए वाटर एटीएम और अन्य फर्स्ट एड फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। इसके अतिरिक्त पूरा एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है कि यात्रियों को कैसे लाइन में आएंगे और कैसे जाएंगे। 10 साल में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी के 10 साल पूरा होने पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से आपदा के जख्म मिट रहे हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। केदारनाथ त्रासदी को 10 साल पूरे हो गए, जख्म तो शायद नहीं मिटे जिन लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से वहां पे कायाकल्प धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, केदारनाथ त्रासदी को 1 दशक हो गए हैं, निश्चित रूप से जिन्होंने अपनों को खोया वो आज भी दुखी हैं, गम में हैं, लेकिन वहाँ का कायाकल्प प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से बदल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, केदारनाथ की त्रासदी जब हुई, ये बड़ी दुखदायी घटना थी, ये पूरे देश के लिए है। और उस समय कांग्रेस की जब वहाँ सरकार थी वो संभाल नहीं पाई थी और ये हालत कर दिए थे कि लोग अपने आप को पूरी तरह खो चुके थे। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूरी तरह शुरू से ही, जब मैं कह सकता हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री उन दिनों वो थे, तो उन्होंने तो ऐसा काम किया कि उस समय कांग्रेस की सरकार भी नहीं कर पाई थी, जो मोदी जी ने गुजरात के रहते मुख्यमंत्री के तहत भी किया। लोगों को किट भेजे, 22 बोगियाँ ऐसे ट्रेन में किट भेजे थे, राशन पानी सारा, लोगों ने उसको सराहना की।
और ऐसी दुख घड़ी में खड़े। तो जब प्रधानमंत्री हो गए तो आज तो उसका वो कायाकल्प कर रहे हैं, पूरी तरह उसका विस्तार, और जो लोग भी उस घटना के तहत हुए तो उनकी बड़ी चिंता ये सब चीज़ें किए हैं। तो केदारनाथ आज वो नहीं है जो पहले, तो पूरी तरह जो अलग से विस्तार देना, और वही एक परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी। वीडियो संतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आगामी कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 3 जुलाई से 17 जुलाई तक कावड़ मेले का आयोजन होने वाला है। इस दौरान 4 धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से हरिद्वार और ऋषिकेश की जगह पर अन्य रूटों से आने की भी अपील की जा रही है। सकुशल कावड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए केंद्र से 12 कंपनी पैरामिलिट्री की मांग की गई है। कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक देहरादून पुलिस मुख्यालय में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि किसी भी तरह के हुड़दंग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कावड़ यात्रा में डीजे को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन डीजे नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा कावड़ की जो हाइट है वह 12 फुट से ज्यादा नहीं रहेगी। पिछली बार 3 करोड़ 80 लाख लोग आए थे, इस बार 3 से 4 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। आज जो है इस वर्ष के कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी, और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया, आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया, और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है, उसके बारे में कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की, और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके बारे में। देहरादून में महारा से प्रभारी के हटने का सवाल पूछा गया तो करण महारा ने साफ कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद ये तय है कि कई राज्यों में बदलाव होने हैं। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाने हैं, साथ ही कुछ में नए बनाए भी जाने हैं। ऐसे में उनके अनुसार कुछ नए बनेंगे, कुछ के पद बढ़ाए जाने हैं। वहीं करण महारा के अनुसार ये सारा फैसला पार्टी आलाकमान के निर्देश पर होगा। हम केवल फैसलों का इंतजार ही कर सकते हैं। वहीं मदन भिष्ट के बयान पर करण महारा ने नो कमेंट करते हुए दरकिनार किया। देखिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पूरे देश में कर्नाटक चुनाव के बाद सबको पता है कि रिसफलिंग होगी। कई प्रदेशों के अध्यक्ष हटेंगे, कुछ लोगों को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनके पद बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ को अलग स्टेट्स के अध्यक्ष पदों पर भी बैठाया जा रहा है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य सी प्रोसेस है। अध्यक्ष आए, अध्यक्ष हटे, नए अध्यक्ष बैठे, आगे भी अध्यक्ष हटेंगे, नए अध्यक्ष बैठेंगे, आगे भी प्रभारी आए और वो गए, नए प्रभारी भी आएंगे जाएंगे। अब ये हाईकमान को तय करना है कि ये निर्णय उनको लोकसभा के बाद करना है या ये लोकसभा के पहले करना है, ये हाईकमान से संबंधित है। देखिए उधम सिंह नगर में द्रोण कॉलेज जाफरपुर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने विभिन्न शारीरिक दक्षता का भारतीय संस्कृति पर आधारित विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का विधिवत रूप से समापन हो गया है। इस दौरान पंतनगर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर मनमोहन चौहान ने कहा है कि हम सब की सजगता से ही भारतीय समाज का संस्कृति संस्कारों का ताना बाना मजबूत बन रहा है। राष्ट्र के लिए मानव निर्माण का कार्य कर रहा है। संघ की स्थापना 1925 में देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हुई थी। देखिए, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस जो 20 दिन का जो कार्यक्रम रहा है और उसमें मैंने देखा कि जो वर्ग में 18 साल से 40 साल के हमारे युवा साथियों ने भाग लिया और उसको
संस्कृति और संस्कार के बारे में बताया गया और इससे हम ये जानते हैं कि हमें अपने पूरे देश को अगर अच्छा बनाना है, उत्तम बनाना है, सर्वोत्तम रखना है, विकसित देश बनाना है तो हमें युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। उनके अंदर जो संस्कृति है, संस्कार है, उसको उजागर करना होगा और साथ ही साथ जो साइंस की हम बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, उसको भी बढ़ाना होगा। देखिए आज राष्ट्रीय सेवक संघ के इस जो 20 दिन लक्सर में 17 जून को तहसील परिसर और 18 जून को नगर स्थित फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जिला न्यायाधीश द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। वहीं इस विशेष स्वच्छता समिति में शामिल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी सहित कई न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारी और सदस्य भी शामिल रहेंगे। बताते चले कि लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने इस विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा से रूबरू कराते हुए इसकी समय सारणी से अवगत कराया है। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती थाना क्षेत्र में दिल्ली के व्यापारी का गंगा में डूबने का मामला सामने आया है। व्यापारी अपने 3 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। गंगा में नहाते समय उसके साथ यह हादसा हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर आई एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में पर्यटक को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। वहीं घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। लक्सर में यूपी के बलिया की एक युवती ने अपने जीजा के ऊपर जबरन बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक दरअसल वह अपनी गर्भवती बहन की देखभाल के लिए खानपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने जीजा के घर आई हुई थी। आरोप है कि उसके जीजा ने रिश्तेदारी का हवाला देते हुए अपना घर दिखाने के बहाने उसके साथ बंद कमरे में जबरन बलात्कार किया। वहीं खानपुर थाना पुलिस द्वारा पीड़िता की तहरीर के आधार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पीड़िता के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया जा रहा है। ऋषिकेश के आईडीपीएल आवासीय कॉलोनी में सालों से रह रहे लोगों से आवास खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज भारी विरोध के बीच प्रशासन ने 2 आवास खाली कराए। ये आवासीय कॉलोनी और फैक्ट्री वन भूमि पर है। ऐसे में लोगों से घर खाली कराए जा रहे हैं। पहले दिन 2 आवास खाली कराए गए हैं। प्रथम दिन में 227 आवास खाली कराए जाने हैं। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों से खुद ही अपने आवास खाली करने की अपील की है। चेतावनी भी दी है, यदि प्रशासन जबरदस्ती आवास खाली कराए तो कार्रवाई में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। वहीं एसडीएम सौरभ आसवाल ने बताया है कि आईडीपीएल प्रबंधन वर्ग की ओर से आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लंबे समय से आवास खाली करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, फिर भी लोग आवास खाली करने के लिए तैयार नहीं है। आवास खाली करने के नोटिस मिलने पर विरोध भी कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हाँ देखिए, शासन से आदेश हैं, इसमें जो आईडीपीएल में क्वार्टर्स हैं वो सब खाली करवाने हैं। इसमें आईडीपीएल के द्वारा भी इनको कई बार नोटिस दे दिया गया है, तो अभी तक इन्होंने खाली नहीं किया है। तो अभी हमारे पास लिस्ट आई है 227 लोगों की, जो पहले चरण में खाली होने हैं। तो अभी वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे जो आईडीपीएल में जितने भी क्वार्टर्स हैं वो सब खाली कराए जाए। लक्सर में वन विभाग ने महाराजपुर कला गांव में छापेमारी को अंजाम देते हुए पीपल वृक्ष की भारी भरकम लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया है। वन विभाग के मुताबिक मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर गांव में सुबह पीपल वृक्ष की कटाई संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीपल वृक्ष की कटी हुई लकड़ियां सहित बरामद कर लिया गया है। फिलहाल घटनास्थल के क्षेत्राधिकार को जांचा जा रहा है। तत्पश्चात संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इसमें सुबह हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि महाराजपुर कला में पीपल वृक्ष की कटाई की जा रही है, जिसमें उनके
कहने के पश्चात तुरंत हमारी टीम मौके पर गई। मौके से हमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली और लकड़ी प्रकाश जो पीपल का है उसे बरामद किया गया और बरामद करने के पश्चात उनके द्वारा बताया गया, जो वहाँ कटान कर रहे थे, कि ये प्रधान जी के कहने पे ही हमने ये कटाई की गई कि आप इसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अग्रिम कार्रवाई कालाढूंगी के वार्ड नंबर 2 में पोस्ट ऑफिस के पास लगे मोबाइल टावर से एक भारी उपकरण कार पार गिर गया है, जिस हादसे पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और टावर के बगल के निवासी परिजन बाल बाल बच गए हैं। आपको बता दें कि मोबाइल टावर से इस तरह का उपकरण गिर जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहां एक नहीं कई टावर आबादी के आसपास लगे हुए हैं। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि टावर से संबंधित अधिकारी घटना की जानकारी लेने नहीं पहुंचे हैं। टावर से इस तरह उपकरण का गिरना किसी बड़ी लापरवाही से कम नहीं है। यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में संजय शर्मा जी के निवास स्थान के यहाँ पर कंपनी द्वारा एक टावर लगाया गया है। इसमें से एक माइक्रो एंटीना नीचे गिरा है, इतनी जोर से आवाज आई है, गाड़ी के ऊपर गिरा है और इससे गाड़ी को बहुत नुकसान भी हुआ है। अगर गाड़ी की जगह कोई इंसान होता, अगर कोई बच्चा होता तो क्या घटना, वहाँ पर कितनी बड़ी घटना हो जाती। और हम बहुत बड़ा इनका गाड़ी का नुकसान हुआ है। एक छोटे से व्यापारी है, साइकिल का ये काम करते हैं और हम विशेष अनुरोध करते हैं कंपनी वालों से कि यहाँ पर ये टावर को हटाया जाए आबादी वाले क्षेत्र से कभी भी, क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई भी कपड़े डाल रहे थे, कपड़े डाल के जैसे ही अंदर गए तब हमने रखा, बाहर धड़ाम से आवाज आई, बाहर आके देखा तो इसके ऊपर ये गिरा हुआ था और इतना मतलब नुकसान हुआ है। उसके बाद में खबर की गई, टावर वाले में से कोई भी खबर लेने नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मानिए इसके नीचे हम आ जाते या कोई बच्चा आता तो उनका फर्ज बनता है ना टावर वालों के कि आके देखें हाँ भाई क्या बात हुई है। कोई खबर नहीं ले रहे, फोन बोलो, फोन उनका स्विच ऑफ जा रहा है, हाँ हो जाएगा, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं ये बताइए। कल को बच्चा होता है या कोई खेल रहा होता, ये खेत इनका है, ये आते हैं, हम लोग कुर्सी डाल के यहाँ बैठते हैं। तो गाड़ी की कोई बात नहीं, गाड़ी का तो नुकसान हुआ है, लेकिन उनका एक फर्ज बनता है टावर वालों का कि आके मिलें, पूछें हाँ भाई ऐसा हो गया है। मौसम विभाग ने 18 जून तक बारिश और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। उनके मुताबिक 16 जून को रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 17 जून को भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा, जबकि 18 जून को प्रदेश के सभी जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने की चेतावनी है। तो वहीं 19 जून के लिए भी यही अलर्ट जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए इस समय आप देख रहे हैं करीब एक सप्ताह से जो तापमान जो है हमारे बढ़ते रहे हैं और अभी करीब जो है अगर हम मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो 40 और 39 के आसपास 39 to 40, एक आध जगह 41 तक भी पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल इस समय गर्म है, लेकिन जहाँ पे 40 या 41 पहुंच रहा है वहाँ का जो नॉर्मल से डिपार्चर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 डिग्री तक का या इस तरह से है। तो ऐसा हीट वेव वगैरह तो सिचुएशन नहीं है। इसी तरह पहाड़ों में देखेंगे आप तो तापमान वहाँ पर भी करीब जो है 27-28 तक वो पहुँच गए, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो बिल्कुल थोड़ा गर्म अभी इस समय जो है, लेकिन कल से जो एक्टिविटी है अब थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट जो है कल 17 तारीख से जो है शनिवार से ये मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस समय आप देख रहे हैं करीब एक सप्ताह से जो तापमान जो है हमारे बढ़ते रहे हैं और अभी करीब जो है अगर हम मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो 40 और 39 के आसपास 39 to 40, एक आध जगह 41 तक भी पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल इस समय गर्म है, लेकिन जहाँ पे 40 या 41 पहुंच रहा है वहाँ का जो नॉर्मल से डिपार्चर है वो बहुत ज़्यादा। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गापुरी के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ठगी होने का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से सिद्ध बली मंदिर के पास से दोनों ठगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि साधुओं की वेशभूषा बनाकर उक्त व्यक्ति से अंगूठी लेकर दोनों फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों का मेडिकल करवा कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है।
देहरादून से अब खबर कावड़ यात्रा को लेकर डीजीपी की बड़ी बैठक, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी ने बैठक की। उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। पुलिस अधिकारियों से समन्वय को लेकर डीजीपी ने बैठक की है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बैठक में खासतौर से चर्चा की गई है ताकि कावड़ यात्रियों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहे, सतर्क रहे। इसको लेकर डीजीपी ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लोकसभा सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की कायाकल्प हुआ है और 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल के मानस खंड श्रृंखला के तहत 12 ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें लोकसभा क्षेत्र के 4 जनपदों के ऐतिहासिक धरोहर, जिसमें जागेश्वर धाम, सूर्य मंदिर और कटारमल, मायावती आश्रम, पूर्णागिरि सहित अन्य स्थानों को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है ताकि अधिक पर्यटक व श्रद्धालु इन स्थानों में आ सकें। बीजेपी सांसद अजय टम्टा का दौरा, अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे अजय टम्टा और इसी दौरान उन्होंने खास चर्चा की है। उत्तराखंड के केदारनाथ में आई त्रासदी को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस भयावह त्रासदी में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में त्रासदी के बाद तेजी से केदारपुरी का विकास हुआ है, साथ ही अन्य धाम के विकास में के काम भी हो रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। लोकल व्यवसाय है, छोटा व्यवसाय है, उसके धनोपार्जन की एक स्थिति बनी है। ये ठीक है कि जो व्यक्ति चले गए उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उनको भी श्रद्धा सुमन देने का काम मोदी जी ने किया है। जो स्वरूप की उन्होंने चिंता की थी, बड़ी संख्या में लोग आए थे केदारनाथ, उस स्वरूप को बनाए रखने में उनका योगदान है। और पूरे उत्तराखंड के 4 धामों के प्रति मोदी जी का जो योगदान है उसको हम लोग भुला नहीं सकते। बद्रीनाथ के अंदर मास्टर प्लान से काम प्रारंभ हो गया है और धीरे धीरे गंगोत्री यमुनोत्री में भी भव्य स्वरूप देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा होगा। बहुत ही दुखद हादसा। यूं तो लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अभी से अपने अपने दावे को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बड़ी संख्या में रुड़की और हरिद्वार के लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों का भी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। बीजेपी की लोकप्रियता है, लगातार सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार मोदी जी का जादू है और यहाँ पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में पुष्कर धाम में अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन हमारा मजबूत है, तो इसलिए लोगों को लगातार बीजेपी से बीजेपी की लोकप्रियता है, लगातार सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार मोदी जी का जादू है और यहाँ पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में पुष्कर धाम में अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन हमारा मजबूत है, तो इसलिए लोग। उत्तराखंड के 152 उद्योगों और होटलों पर लटकी है बंदी की तलवार, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और होटलों को थमाया है नोटिस। बिना एनओसी के चल रहे हैं उद्योग और होटल। 106 उद्योग और 44 होटल को नोटिस जारी। सीलिंग अथवा 50 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है जुर्माना। तो 106 उद्योग और 44 होटल को नोटिस जारी। सीलिंग अथवा 50 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है जुर्माना। पौड़ी पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत G20 कार्यक्रम के कुशल समापन पर पूरे पुलिस बल को बधाई दी। वहीं थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में शुरू होने जा रहे श्रावण मास के कावड़ मेले को देखते हुए जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को सफल संचालन की तैयारियों में अभी से जुटने के साथ कावड़ मेले में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने का निर्देश दिया गया।
इस मौके पर एनडीपीएस एक्ट के अभियोगों में गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों को जिला बदर करने की कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। और इसी के साथ देवभूमि के खास बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।